हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। इस चैप्टर को बच्चों हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। आगे की पार्ट्स को देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ आपको आगे के पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी क्लास के लिए काफ़ी यूज़फुल कंटेंट हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उस तक जाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक्स को एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का पार्ट 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं कि किस बारे में हमें डिस्कशन करना है। इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे, देखिए, जब 1789 के आसपास जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, यानी वहाँ के लोगों ने अपने राजा को गद्दी से हटा के अपने आप को एक डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की थी। तो उस वक्त जो कंट्री है, नेशन है, ये वर्ड्स नए नए थे। उन दिनों क्या होता था, राजा होता था, राजा की एक एम्पायर होती थी, ठीक है। दो राजाओं की जब आपस में लड़ाई होती थी तो जो जीतता था उसकी एम्पायर बड़ी हो जाती थी, जो हारता था उसकी एम्पायर छोटी हो जाती थी। तो किंग्स थे, उनकी किंगडम्स थी, उनकी एम्पायर्स थी। ये उस वक्त सिनेरियो हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में। देश जैसा कोई वर्ड, कंट्री जैसा कोई वर्ड, नेशन जैसा कोई वर्ड, नेशन स्टेट्स जैसा कोई वर्ड उन दिनों एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे रेवोल्यूशंस आनी शुरू हुई। लोगों ने डेमोक्रेसी नाम का एक नया कंसेप्ट जो है डिस्कवर किया, बनाया। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड शुरू के कुछ ऐसे देशों में से थे जो सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बने। उसके बाद यूरोपियन नेशंस ने डेमोक्रेटिक होना शुरू किया, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जैसे जो हम आज वर्ड यूज़ करते हैं कि कंट्री है, नेशन है, देश है, राष्ट्र है, तो ये जो नेशनलिज्म है ये किस तरीके से शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज़ में ही हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेंटिंग का जिक्र किया गया है, यहाँ पे वो पेंटिंग आपको दिखा भी रखी है। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरे इन 1848। ये फ्रेडरिक सोरे की एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स हैं, सिंगल पेंटिंग नहीं है, सीरीज ऑफ पेंटिंग्स हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट जो प्रिंट है, उसकी जो फर्स्ट पेंटिंग है, ये आपको आपके सामने दिखा रखी है। ये पेंटिंग अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है, काफ़ी कुछ बताती है, वो हम पढ़ेंगे अभी। 1848 में फ्रेडरिक सोरे, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज़ तैयार की, जिसमें उन्होंने दुनिया का सपना देखा। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहाँ पे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगी, यानी लोग वोट डाल के खुद अपने नेताओं को, अपने लीडर्स को चुनेंगे, और मोनार्क्स, किंग्स, ये जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। जो पहला प्रिंट है, जो आपको फिगर 1 में दिखाया भी गया है ऊपर, ठीक है, ये सीरीज़ का पहला प्रिंट था। इस प्रिंट में क्या दिखाया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, ठीक है। मेन और वुमेन, हर उम्र के आदमी और औरत दिखाए गए हैं। हर सोशल क्लास का मतलब अमीर से लेके, गरीब से लेके मिडिल क्लास तक सब दिखाए गए हैं, जो कि एक लंबी लाइन में मार्च कर रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट शो कर रही हैं जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम पिक्चर की तरफ वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये स्टैच्यू है आपके सामने, ये स्टैच्यू है आपके सामने, ठीक है। और ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये लोगों की लाइन बनी हुई है, और ये जब इस स्टैच्यू के पास से गुजर रहे हैं तो ये उसको रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, आदर सम्मान शो कर रहे हैं। इस पेंटिंग के माध्यम से ये दिखाया गया है। आगे देखिए, एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे वो लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह शो करते थे। जैसे हम अपनी कंट्री को बोलते हैं ना, हमारी कंट्री को भारत माता बोलते हैं, एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में लिबर्टी को, ठीक है, एक फीमेल फिगर के तौर पे, एक देवी के तौर पे देखा जाता था। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of rights of man in the other। यहाँ पे जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके एक हाथ में तो एनलाइटनमेंट का टॉर्च है, जो ये दिखा रहा है कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, अब वो इग्नोरेंट नहीं है। और एक हाथ में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आदमियों के, किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के क्या क्या अधिकार और हक होने चाहिए, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए,
ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remains ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, और उनकी ही चला करती थी। जो उनके जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, बचे कुचे हिस्से हैं, वो यहाँ ज़मीन पे पड़े हुए हैं। ये देखिए एक यहाँ पे बीच में किंग का क्राउन पड़ा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि जो किंगशिप है वो अब ज़मींदोज़ हो चुकी है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब उसका नामो निशान ही अब हमारी हिस्ट्री का ही पार्ट बन के वो रह गई है। ऐसा ही इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। इन सोरेज यूटोपियन विजन, अब यूटोपिया कहा जाता है एक आइडियल गवर्नमेंट को, एक ऐसी सरकार जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, वैसे तो यूटोपियन गवर्नमेंट बनाना नियर टू इम्पॉसिबल माना जाता है, क्योंकि आप कितनी भी बेहतर सरकार बना लो उसमें कुछ ना कुछ कमियां और खामियां तो होती ही हैं। तो सोरे के यूरोपियन विजन में द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। सोरे ने जो सपना देखा था एक यूरोपियन वर्ल्ड का, उसमें उसने लोगों को माना था कि वो हर बंदा, दुनिया में रहने वाला हर बंदा किसी न किसी कंट्री का सिटीजन होगा और उस कंट्री की पहचान उसके फ्लैग और उसके कॉस्ट्यूम से होगी, उसके पहनावे से होगी। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे जो ऊपर पिक्चर दिखाई गई है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड पहले ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेटिक नेशंस बनने वालों में से यूएस और स्विट्जरलैंड पहले थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज रीच्ड द स्टैच्यू। फ्रांस जिसके लोगों ने हाथ में रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर लिया हुआ है, ये देखिए पिक्चर पे चलते हैं दोबारा, ये देखिए ये जो रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हाथ में लिया हुआ, झंडा हाथ में लिया हुआ है, इससे पता चलता है कि ये लोग फ्रांस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये झंडा उस वक्त पॉपुलर हुआ था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। आगे देखिए आगे क्या है। शी इज फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अब उसके पीछे चल रहे हैं जर्मनी के लोग जिन्होंने हाथ में ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरे क्रिएटेड दिस इमेज जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्टेड एज अ यूनाइटेड नेशन। अब देखिए एक और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि जब सोरे ने 1848 में ये पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग रिलीज़ की थी, उस वक्त जर्मनी एक देश नहीं होता था, बल्कि वो कई भागों में बटा हुआ था। उन सारे पार्ट्स में एक चीज़ कॉमन थी, वो सारे एक ही लैंग्वेज बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज में आपस में बात करते थे। यानी उस वक्त जर्मनी जैसा कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर भी सोरे ने उन सारी प्रिंसिपैलिटीज़ को, उन सारे छोटे छोटे हिस्सों को एक जर्मनी के तौर पे शो किया, जो कि बाद में जाके सच भी साबित हुआ। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। जो उन्होंने फ्लैग कैरी कर रखा है ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का, उससे पता चलता है कि उन लोगों के मन में आशा है कि वो जर्मन स्पीकिंग कई सारे छोटे छोटे भागों को आपस में मिला के एक नेशन स्टेट, एक कंट्री बना देंगे, और उस कंट्री का एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, वो देश डेमोक्रेसी होगी और उसका एक कानून होगा, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जर्मन पीपल के पीछे हैं ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे फॉलो कर रहे हैं किसको? जर्मनी के लोगों को। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे दिखा रखा है आपको जर्मन फ्लैग्स, और उसके पीछे जो ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हैं, ठीक है, और ये बाकी सारे जो लोग हैं ये इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सी। ऊपर स्वर्ग से जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो संत महात्मा हैं, और जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं भगवान के बनाए हुए, वो सारे इस नज़ारे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इससे पता चलता है वो जो ऊपर हेवन में लोग, जो भगवान वगैरह हैं, जो इस नज़ारे को देख रहे हैं, उससे पता चलता है कि जो ये देश नए नए डेमोक्रेटिक हुए हैं, ये आपस में हमेशा फ्रेंडशिप बना के रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये फ्रेटर्निटी वर्ड भी लिख रखा है, और यहाँ पे एंजल्स, जीसस क्राइस्ट वगैरह इस नज़ारे को देख रहे हैं और इनको ब्लेस कर रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। और फ्रेटर्निटी का मतलब है कि ये जो देश आज डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमेशा एक दूसरे के फ्रेंड्स बन के रहेंगे। पहले जो राजा महाराजा आपस में लड़ाई करके एक दूसरे का किंगडम
छीनने की कोशिश करते थे, उस तरह का ये कुछ नहीं करेंगे। इनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होगी, फिक्स्ड सिटीजन्स होंगे इनके, और ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ना कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है। द चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरे इन फिगर 1। इस चैप्टर में हम सोरे ने जो बात पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी अपनी पेंटिंग में, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रोट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म की एक बहुत बड़ा तूफान आया था, ऐसा कह सकते हैं हम, यूरोपियन कंट्रीज में, जिसने यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड को, लोगों की मेंटेलिटी को भी चेंज किया और वहाँ की पॉलिटिक्स को भी चेंज किया। जहाँ पहले वहाँ पे किंग्स का राज होता था, मोनार्क्स का राज होता था, हैब्सबर्ग एम्पायर होती थी, ऑटोमन एम्पायर होती थी। ठीक है, ये सारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और लोगों ने एक नया आइडिया अपनाना शुरू किया डेमोक्रेसी का, कि हमारा एक कानून होना चाहिए, हमारा चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। अब ये जो बदलाव आ रहे थे यूरोप में, इनका रिजल्ट ये निकला कि पहले जहाँ डायनेस्टीज होती थी, राजाओं की एम्पायर्स होती थी, अब वो वहाँ नेशन स्टेट्स बनने लगी, वहाँ फिक्स्ड बाउंड्रीज वाली कंट्रीज बनने लगी। The concept and practices of modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। अब यहाँ पे क्या कहा है इसने, लाइन में वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट यूज कर रखे हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। जो मॉडर्न स्टेट उस वक्त बन रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, उनमें एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता था, एक सरकार होती थी सेंट्रल में, जिसके पास सोवरन कंट्रोल होता था। सोवरन कंट्रोल का मतलब किसी दूसरे देश का उस सरकार में कोई दखल नहीं होता था। उस देश के लोग खुद अपनी सरकार को चुनते थे और पूरे देश के हर मामले के ऊपर कानून बनाने का हक उस चुनी हुई सरकार का ही होता था। यह मतलब होता है सोवरन का, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, यानी उस वक्त जो देश बन रहे थे उनकी टेरिटरी डिफाइंड थी, उनकी बाउंड्रीज डिफाइंड थी, उनकी सीमाएं जो हैं वो एक सीमित तक थी। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर बार बार अटैक्स करके अपनी दूसरे के इलाके को छीनने की कोशिश नहीं किया करते थे। Had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history of descent। अब नेशन स्टेट एक ऐसी चीज़ थी जहाँ ज़्यादातर जो लोग थे, जहाँ के रहने वाले ज़्यादातर लोग आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी लेके चलते थे। जैसे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी है। क्या है? वो सारे इंडियंस हैं, वो सारे इंडिया के सिटीजन्स हैं। तो ये फीलिंग उस वक्त यूरोप के लोगों में शुरू हुई कि अब वो अपने आप को किसी राजा के किंगडम से जोड़ के देखने के बजाय अपने देश से जोड़ के देखने लगे। ठीक है, वो ये कहने लगे कि हमारी हिस्ट्री एक जैसी है, हमारा डिसेंट मतलब जहाँ से हम आए हैं, हमारे पूर्वज एक ही हैं। ठीक है, उनसे वो अपने आप को कॉमन आइडेंटिटी देने लगे और अपनी पहचान सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर से चेंज करके सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री के तौर पे देखने लगे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एक्सिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब ये जो कॉमन आइडेंटिटी थी, ये जो सिटीजनशिप का सिस्टम था, ये हमेशा से नहीं था। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई हैं, तब जाके लोगों में इस तरह की फीलिंग जो है डेवलप हो पाई है। द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड कॉमन पीपल। दिस चैप्टर विल लुक एट अ डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स किस तरीके से बने, नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों में किस तरीके से डेवलप हुई। ठीक है, तो अब हमारा आर्टिकल 1 शुरू हो रहा है यहाँ से, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, द फर्स्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 में फ्रांस के लोगों ने अपने किंग के खिलाफ विद्रोह किया था, किंग लुई 16 के खिलाफ विद्रोह किया था। पहली जो देशभक्ति की भावना की मिसाल है, पहली जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है, वो वहाँ से शुरू होती है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। आपको याद होगा कि फ्रांस जो है वो एक टेरिटोरियल स्टेट था, यानी एक राजा के अंडर था 1789 में। ठीक है, वहाँ पे एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट का मतलब जिसके पास अनकंट्रोल्ड पावर है, मोनार्क का मतलब राजा।
The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to body of French citizens. जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव आए उस वक्त के फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो बदलाव आए उनसे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया? पहले जहाँ मोनार्की होती थी वहाँ अब पहले जहाँ सारी ताकत, सारी पावर, देश का सारा कंट्रोल मोनार्की के हाथ में होता था, अब वो देश का सारा कंट्रोल मोनार्की के हाथ से निकल के बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, लोगों के चुने हुए सरकार के हाथ में चला गया। यानी पहले जहां किंगशिप होती थी, ऑटोक्रेटिक रूल होता था, वो खत्म हो गया और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी के पास देश को चलाने की पावर्स आ गई। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its identity. इस रेवोल्यूशन ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, यह घोषणा कर दी पूरे दुनिया में कि उस देश के रहने वाले लोग डिसाइड करेंगे, जो देश बनेगा वो उस देश में रहने वाले लोगों से बनेगा। देश की जो किस्मत लिखेंगे वो वहाँ रहने वाले लोग लिखेंगे, ना कि उसके ऊपर राज करने वाला कोई राजा। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। यानी जो किसी भी देश की असली पावर होती है वो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, ना कि वहाँ पे रूल करने वाला कोई किंग। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू करने वाले जो लोग थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हवा करने देने वाले जो लोग थे, उनमें शुरू से ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे कदम उठाए, ऐसी प्रैक्टिसेस करी जिससे लोग एक दूसरे में कलेक्टिव आइडेंटिटी देखने लगी। क्योंकि जब तक लोग एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ग्रुप के तौर पे खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो किसी बड़े रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो उस वक्त जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने कुछ कॉमन आइडेंटिटी लोगों में डेवलप करने की कोशिश की। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, ली सिटोयन, द फ्रेंच सिटीजन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त के रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने लोगों में ला पैट्री जैसे वर्ड्स, ली सिटोयन जैसे वर्ड्स यूज़ किए। ला पैट्री का मतलब फादरलैंड, जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारी पितृभूमि है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक तरीके से हमारा पिता है जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, और हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, हम सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ठीक है, किसी राजा की प्रजा नहीं हैं हम बल्कि सिटीजन्स हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। हमें इस ज़मीन के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना हमारे राजा को है। और वहाँ उस वक्त के लीडर्स ने लोगों को यूनाइटेड कम्युनिटी में रहना सिखाया, उनको ये सपने दिखाए कि उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे और देश का एक संविधान होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी आप अपने लोगों को, आप अपने लीडर्स को खुद चुनेंगे, और उन लीडर्स के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी, बल्कि उन लीडर्स को भी अपने देश को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना पड़ेगा। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, एक नया झंडा उन्होंने बनाया, ट्राई कलर 3 रंग का, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड द एस्टेट्स। जो पुराना राजा का झंडा था उसको रिप्लेस करके रेवोल्यूशनरीज ने अपना एक अलग से फ्लैग तैयार किया 3 रंग का। एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो एस्टेट्स जनरल उस वक्त हुआ करती थी, जो मेजर डिसीजंस लेती थी उस वक्त के एम्पायर के, जैसे कि नया टैक्स लगाना, ठीक है, तो उस एस्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया गया। ठीक है, कोई नॉमिनेट नहीं करता था उसको, अब उसको इलेक्ट किया गया लोगों के द्वारा, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। एक्टिव सिटीजन का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, और एस्टेट्स जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए भजन बनाए गए। ओथ्स टेकन, लोगों ने कस्में खाई। मार्टिर्स कमेमोरेटेड, जो शहीद हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया जाने लगा। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, और ये सारा देश के नाम पे किया जाने लगा कि लोग ये नहीं कहते, अब अपने आप को किसी किंग की किंगडम से आइडेंटिफाई नहीं करते थे, बल्कि फ्रेंच सिटीजन के तौर पे खुद को आइडेंटिफाई करते थे। वो ये कहते थे कि इन सैनिकों ने फ्रांस को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस। पहले जहाँ राजा सारे नियम बनाता था, अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया सेंट्रल लेवल पे। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, और सारे लोगों के लिए एक ही तरह के कानून बनाए गए। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड।
जो देश के अंदर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी देश के अंदर सामान बेचने के लिए, उसको बंद करवा दिया गया। और जो ड्यूज़ थे लोगों के, जो बकाया थी कस्टम ड्यूटी जो लोगों को देनी बाकी थी सरकार को, उसको भी माफ़ कर दिया गया। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडोप्टेड। पूरे देश में तोलने का, सामान को तोलने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया ताकि लोगों को सामान खरीदने बेचने में कोई परेशानी ना हो। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। जो लोकल लैंग्वेज लोग बोलते थे अपने अपने जगह की, डिस्ट्रिक्ट की जगह की, उसको डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच लैंग्वेज को जो है वो क्या किया गया, एनकरेज किया गया। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो पेरिस में बोली जाती थी, ज़्यादातर लोग वही लैंग्वेज बोलते थे, तो इसको नेशनल लैंग्वेज मान के इसको क्या किया गया, जो है एनकरेज किया गया उस वक्त के फ्रांस में। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे सामने एक पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, द कवर ऑफ जर्मन एल्मनेक डिजाइंड बाय जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबमैन इन 1798। ये एक तरह की डायरी है, कोई एक तरह की डायरी का कवर है ये कवर पे जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं कुछ पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रही हैं। द इमेज ऑफ फ्रेंच बास्टिल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी क्राउड हैज़ बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू सिमिलर फोर्ट्रेस मेंट टू रिप्रेजेंट द बेशन ऑफ डेस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंस ऑफ कासल। Accompanying the illustration is the slogan, "The people must seize their own freedom." Rebben lived in the city of Mainz and was a member of German Jacobin group. यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे फ्रांस के लोगों ने, फ्रेंच पीपल ने बास्टील के किले को गिरा दिया जो कि किंग की पावर को रिप्रेजेंट करता था, शो करता था। और यहाँ पे जर्मनी का एक इसी तरह का किला दिखा रखा है जो राजा की पावर को शो करता है। ठीक है, और ये जो कवर बनाने वाला है ये लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि जिस तरीके से फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को हटा के अपना रूल खुद अपने हाथों में लेने की कोशिश की, कामयाब हुए, इसी तरह का कुछ काम जर्मनी के लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, वो जर्मन जैकोबिन ग्रुप का एक पार्ट थे जिन्होंने ये किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे करते हैं हम। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। अब फ्रांस खुद तो डेमोक्रेसी बना ही, खुद तो राजा को हटाया ही, साथ ही फ्रांस ने एक और जिम्मेदारी अपने सर ले ली कि यूरोप में जो बाकी कंट्रीज़ हैं हम उनकी भी हेल्प करेंगे, अपने राजा को हटा के वो भी कंट्रीज़ बन पाएँ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बन पाएँ, हमारी तरह नेशन स्टेट्स बन पाएँ। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. जब फ्रांस में जो कुछ हुआ ये खबर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंचने लगी, बाकी यूरोपियन उसमें किंगडम्स में पहुंचने लगी, तो वहाँ की जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वहाँ के जो लॉयर्स वगैरह थी, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाते थे, राजा को हटाने के लिए आवाज़ उठाते थे। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. यानी उस वक्त के लोगों ने फ्रेंच आर्मीज़ का स्वागत किया। जब फ्रेंच आर्मीज़ उनके देश में घुसी, वहाँ के राजा को हटा के वहाँ पे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुटअप किया जाए ये करवाने के लिए, यानी उस देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने बाहर की आर्मी का विद्रोह करने की बजाय, विरोध करने की बजाय उसको वेलकम किया कि जैसे आपने अपनी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए हो, उसी तरह का चेंज आप हमारे यहाँ भी लेके आओ। With the outbreak of Revolutionaries War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Revolutionaries War शुरू हो गए, यानी यूरोप के अलग अलग किंगडम्स में लोगों ने अपने अपने किंग के खिलाफ आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। जो कुछ फ्रांस में हुआ था उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, और फ्रेंच आर्मीज़ ने एक मिशन बना लिया अपना कि वो यूरोप के बाकी जगहों को भी एक नेशन स्टेट के तौर पे एस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट्स ऑफ मैन होंगे, ठीक है, और जहाँ पे चुनी हुई सरकार जो है वो देश को चलाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका यूरोप का मैप दे रखा है 1815 का। ठीक है, जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, ठीक है, वियना में जो अलग अलग देशों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, उसके बाद का मैप दिखा रखा है यहाँ पे आपको। देखिए आगे, विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। अब जब ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स शुरू हुए थे उस वक्त फ्रांस में नेपोलियन
का रूल था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। नेपोलियन जो है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं था, ऐसा कहा जा सकता है नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे सुधार इंट्रोड्यूस किए बाकी यूरोपियन नेशंस में भी जो उसने पहले फ्रांस में किए थे। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. वैसे तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए, इतने ज़बरदस्त सिस्टम्स बनाए जिससे देश को चलाने का सिस्टम और ज़्यादा रैशनल हो गया और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, देश को चलाना और ज़्यादा आसान हो गया। ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए जो आज भी पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। सिविल कोड ऑफ 1804 उसने शुरू किया, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा गया है। उसने लोगों की प्रिविलेजेस ख़त्म कर दी, बाय बर्थ जो अधिकार मिलते थे वो ख़त्म कर दिए। उसने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई भी प्रिविलेज्ड नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ उसने इंश्योर किया, राइट टू प्रॉपर्टी उसने सिक्योर किया, ठीक है। और ये जो नेपोलियनिक कोड था ये उसने पहले तो फ्रांस में लागू किया, बाद में फ्रांस ने जिन जिन इलाकों को जीता, जिन जिन कंट्रीज़ को जीता अपनी आर्मीज भेज के, वहाँ भी ये कोड उसने लागू किया। डच रिपब्लिक में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। देखिए, देश को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया था। जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और एक स्टेट के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। देश को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए उसको कई भागों में डिवाइड करना पड़ता है और हर इलाके की जिम्मेदारी किसी न किसी चुने हुए व्यक्ति को दी जाती है। तो नेपोलियन ने इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, पीजेंट्स को सर्फडम से मुक्ति दिलाई। सर्फडम का मतलब होता है कि उनको किसी बड़े किसान के अंडर रह के काम करना पड़ता था, ज़मीन के ऊपर किसानों का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ एक किराएदार की तरह खेती करते थे और उनको बहुत कम पैसा बचता था। मैनोरियल ड्यूज़ को हटा दिया, यानी जो छोटे किसानों को, अपने लैंडलॉर्ड्स को, अपने ज़मीन मालिकों को पैसा देना बकाया था, उसको माफ़ कर दिया नेपोलियन ने। इन द टाउन्स टू, शहरों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो व्यापार के ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी, बिजनेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उसको उसने बंद किया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव किया उसने। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और नए जो बिजनेसमैन थे उन सबको उसने एनकरेज किया, ठीक है, उन सबको उसने फ्रीडम दिलाई। Businessmen and small-scale producers of goods, in particular, began to realize their uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे और जो गुड्स बनाने वाले थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि नेपोलियन ने जो यूनिफॉर्म लॉज बनाए हैं, पूरे देश में एक जैसे कानून बनाए हैं, वेट्स और मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया है, पूरे देश में एक ही तोलने का, मेजर करने का एक ही जो सिस्टम बनाया है, और एक ही करेंसी पूरे देश में चल रही है, इससे हमारे बिजनेस को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसा उस वक्त के बिजनेसमैन का सोचना था। हाउएवर इन एरियाज कॉन्क्वर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू द फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, लेकिन जिन इलाकों को नेपोलियन ने जीता वहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ लोग तो नेपोलियन को पसंद करते थे और कुछ नेपोलियन के खिलाफ थे, यानी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain areas like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies was welcomed as harbingers of liberty. शुरुआत में ज़्यादातर कंट्री में रहने वाले लोगों ने, ज़्यादातर यूरोपियन लोगों ने नेपोलियन की आर्मीज़ को वेलकम किया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, कि ये फ्रांस की ये सेना हमें आज़ादी दिलाने आई है, तो उनको वेलकम किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, जैसे कि हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, ब्रुसेल्स में, मीन्स में, मिलान में, वर्सो में। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो शुरू में उन्होंने वेलकम किया था, जल्द ही उनका एटीट्यूड फ्रेंच आर्मीज़ की तरफ, नेपोलियनिक आर्मीज़ की तरफ बिल्कुल बदल गया, ठीक है, बिल्कुल बदल गया। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, अब उनको रियलाइज़ होने लगा
कि उन्होंने जिस पॉलिटिकल फ्रीडम का सपना देखा था, जिस आज़ादी का सपना देखा था, वो नेपोलियन के अंडर उनको नहीं मिलने वाली, ऐसा उनको रियलाइज़ हो गया। टैक्स बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप बढ़ा दी गई, यानी जो प्रेस थी, जो प्रिंट मीडिया थी, वो बिना परमिशन के कुछ भी छाप नहीं सकती थी। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़, फ्रेंच आर्मीज़ में फोर्सफुली भर्ती किया जाता था, सैनिक बनाया जाता था लोगों को, ठीक है, ताकि बाकी बचे हुए यूरोप को जीता जा सके। ये चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे वो अच्छे थे, वाकई लोग उसके फ़ैन थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नेपोलियन लेके आया था। लेकिन नेपोलियन ने लोगों की जो आज़ादी छीनी थी वो उनको बहुत ज़्यादा नापसंद थी। बेशक नेपोलियन बहुत अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आया था, लेकिन फिर भी वो उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उस पॉलिटिकल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे नेपोलियन के अंडर, जिसका उन्होंने सपना देखा था। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से मिक्स्ड रिएक्शन शो कर रखी है। एक तरफ तो नेपोलियन की जो आर्मी है, ठीक है, वो फ्लैग होइस्ट कर रही है बीच में, ठीक है, लिबर्टी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, और वही फ्रेंच आर्मी के लोग जो हैं वो लोगों के ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं। कुछ इस तरह का आइडिया जो है इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पे, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्वीब्रुकेन जर्मनी में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाने की कोशिश की गई है इस पेंटिंग में, ऐसा दिखाया गया है। यानी ऐसा कुछ सही में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन पिक्चर के माध्यम से पेंटर ने कुछ दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज की ये पेंटिंग है, ठीक है। इसमें टाउन ऑफ ज़्वीब्रुकेन के ऊपर फ्रेंच आर्मीज़ ने जब कब्ज़ा किया था तो उस वक्त का जो नज़ारा है कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ब्लू वाइट और रेड यूनिफॉर्म्स में फ्रेंच सोल्जर्स हैं, ठीक है, जिनको ओप्रेसर्स की तरह दिखाया गया है, ठीक है, कि वो हमारे ऊपर क्या करने आए हैं, हमें जो है ओप्रेस करने आए हैं, ठीक है, हमारे ऊपर अत्याचार करने आए हैं ये, ठीक है। जहाँ एक तरफ वो किसान की गाड़ी को छीन रहे हैं, ठीक है, एक तरफ कुछ औरतों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, कुछ किसानों को उनके घुटने के बल बैठने को मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, और एक बीच में जो ये ट्री ऑफ लिबर्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक जर्मन इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई है, ठीक है, जो क्या लिखती है, टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आप लोग हमसे हमारी इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी को छीन रहे हैं, हमारी फ्रीडम को हमसे छीन रहे हैं। यानी ये एक सार्केस्टिक पेंटिंग है, ठीक है, नेपोलियन की आर्मी के ऊपर एक सार्केस्टिक पेंटिंग है, एक ताना मारते हुए एक पेंटिंग है एक तरीके से नेपोलियन की आर्मी के ऊपर। पार्ट 1 में बच्चों इतना ही। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को और ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।